एवरीवन, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 301 पे जो एक्सरसाइज नंबर 7 है वो हम डिटेल में करेंगे। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरी अ लॉट ऑफ वेटेज इन योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। तो एंश्योर करिए कि आप सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखिए सो दैट आपके ये 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, गिव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल। ऑलराइट, बहुत बार ऐसे होता है हम सोचते हैं एंड में कर लेंगे और एंड में टाइम नहीं मिल पाता है। सो एंश्योर दैट एवरी डे वन लेक्चर आप देख लो, सो सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे एंड यू विल बी थरो विद ऑल दी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद टुडेज लेक्चर। देखिए फर्स्ट क्या है, select the correct option and rewrite the sentence. First, the person on whom a bill is drawn is called dash. जिस पे हम बिल ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ड्रॉई, और जो ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्रॉवर। ठीक है, नेक्स्ट, before acceptance the bill is called draft. See, next, when the due date of the bill drawn falls on a public holiday, the payment must be made on the dash day. अगर पब्लिक हॉलीडे है तो पेमेंट होता है preceding working day पे, तो आएगा B. Next, the due date of the bill drawn for 2 months on 23rd November will be dash. Okay, 23rd November 2019 का बिल है और 2 महीने के लिए है, तो एक महीना हो जाएगा 23rd दिसंबर और दूसरा महीना हो जाएगा 23rd जनवरी 2020। देखिए साल बदल रहा है। ओके, और हमें दिया गया है 2 मंथ्स का बिल है। दिस इज द नॉमिनल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट के लिए 3 ग्रेस डेज ऐड होंगे, तो दिस विल बी 26/1/2020। लेकिन 26 जनवरी ये क्या है? नेशनल हॉलीडे है, तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे, मतलब 25 जनवरी 20 विल बी आवर आंसर, डी। ओके, अच्छा नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस आर बोर्न बाय। नोटिंग चार्जेस चाहे कोई भी पे करे एट द मोमेंट, लेकिन एट द एंड उसे बेयर वो ड्रॉवर ही करेगा, तो आंसर इज गोइंग टू बी ड्रॉवर। ठीक है, बिकॉज ड्रॉवर की गलती की वजह से डिसऑनर हुआ है, सो नोटिंग चार्जेस ऑलवेज आर गोइंग टू बी बोर्न बाय द ड्रॉवर। ऑलराइट, नेक्स्ट, देयर आर डैश पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी यहाँ पे गलती होने के चांसेस है बच्चों। कितने पार्टीज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? ड्रॉवर, वन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉई जो एक्सेप्ट करता है बिल को, एंड पेई जिसके नाम से बिल पैसा मिलेगा, जिसे पैसा मिलेगा उसे हम पेई बोलते हैं। राइट, तो कितने पार्टीज हो गए? 3 पार्टीज। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स आफ्टर डेट ऑन 3rd Jan 2020, इट्स ड्यू डेट विल बी डैश। 2 मंथ्स आफ्टर डेट है, 3rd Jan 2020 को ड्रॉ किया था। 2 मंथ्स मतलब 3rd March 2020 becomes the nominal due date। लेकिन हमें क्या करना है? लीगल ड्यू डेट फाइंड आउट करना है, तो हम 3 डेज ऐड करेंगे, तो 6 March 2020 विल बी द लीगल ड्यू डेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 March 2020। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो 3rd March 2020 भी दिया गया है बच्चों, लेकिन ग्रेस डेज ऐड करना मत भूलना। ऑलराइट, ओके। नोटरी पब्लिक इज डैश। कौन होता है नोटरी पब्लिक? ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, next, when acceptor or drawee does not pay the amount of bill to the holder on the due date, it is known as dash of the bill। अगर पैसा नहीं दिया है ड्यू डेट पे तो उसे हम बोलते हैं the bill has been dishonored। Next, the person who accepts the bill treats the bill as dash। जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए क्या है ये? It is bill payable। A, give one word, phrase or term which can substitute each of the following statements. First, 3 extra days which are allowed over and above the term of the bill। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेस डेज या डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, ग्रेस डेज। सेकेंड, फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड। इसे हम बोलेंगे नोटिंग चार्जेस। ऑलराइट, नेक्स्ट, a person who is entitled to receive the amount of bill of exchange। अभी हमने ऊपर देखा पैसा जिसे मिलने वाला है उसे हम बोलते हैं पेई। बी वेरी वेरी केयरफुल, ड्रॉवर मत लिखना। ड्रॉवर इज द वन हु ड्रॉज द बिल, पेई इज द वन हु विल रिसीव द अमाउंट। ठीक है, अ पर्सन इन हुज फेवर अ बिल इज एंडोर्स्ड। अगर किसी को एंडोर्स किया गया तो उसे हम बोलते हैं एंडोर्सी।
देयर इज अ स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर दैट एंडोर्सी कब आएगा, एंडोर्सर कब आएगा, ड्रॉअर कब आएगा, ड्रॉई कब आएगा। देखिए आप याद करिए, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम खुद को क्या बोलते हैं, अगर हमने ब्लड डोनेट किया तो वी आर द डोनर्स, राइट। आर यूज होता है, जो गिव करता है उसे हम डोनर बोलते हैं, राइट। तो सिमिलरली जिसने एंडोर्स किया उसे एंडोर्सर बोलेंगे, जिसने ड्रॉ किया उसे ड्रॉवर बोलेंगे, ठीक है। तो जो अगली पार्टी है वो अपने आप ड्रॉई हो जाएगा, वो एंडोर्सी हो जाएगा। गेटिंग इट? आई होप ये क्लियर हो जाएगा। नाउ देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन, ठीक है। आई गेव यू ऑल दिस ट्रिक बिकॉज डोनर हमें हमेशा याद रहेगा, so you can use this simple trick in remembering all the other words as well, ठीक है। Officer appointed by government for noting of dishonor of bill, किसे हम अपॉइंट करते हैं? नोटरी पब्लिक को, पब्लिक। नेक्स्ट, cancellation of bill on maturity in return of a new bill for extended period of credit। अगर मैच्योरिटी पे हमने पिछला बिल रिटर्न करके नया बिल ड्रॉ करने को बोला, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। न्यू बिल वर्ड आ गया ना, दिस इज रिन्यूअल ऑफ अ बिल। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कि ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं एकोमोडेशन बिल्स। क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन बिल्स। हम अभी जो बिल्स पढ़ रहे हैं दोज आर ट्रेड बिल्स, मतलब देयर इज एक्चुअली अ डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रॉअर एंड द ड्रॉई, दैट इज द रीजन दे ड्रॉ बिल्स ऑन ईच अदर। लेकिन एकोमोडेशन बिल्स में क्या होता है बच्चों? देयर इज नो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। जनरली क्या होता है, फ्रेंड्स होते हैं और एक दूसरे को पैसे की अगर जरूरत रही तो ऐसे बिल हम ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट हमें पैसा मिल जाए, ठीक है, और एट द ड्यू डेट अगेन वो पैसा हम लौटा देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन बिल, ठीक है। पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके पास बिल है उसे हम क्या बोलते हैं? ही इज द होल्डर ऑफ द बिल। हम यहाँ पे लिखेंगे होल्डर ऑफ द बिल, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। अगर हमें पैसों की तुरंत जरूरत रहती है तो हम क्या करते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक में ले जाते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। याद आ रहा है? ओके, आगे। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द ड्रॉई ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो पैसा नहीं दे पाता तो वो हमारे लिए क्या हो गया? वो हमारे लिए हो गया बैड डेट्स, बिकॉज हमारे डेटर ने हमें पैसा नहीं दिया है ना। ड्रॉई इज द डेटर, राइट। उसने पैसा नहीं दिया तो वो मेरा बैड डेट्स हो गया। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। रीजन भी बताना है हमें। फर्स्ट, inland bill is one which is drawn in one country and payable in another country. This is false. Why? Because अगर एक कंट्री में ड्रॉ किया दूसरे कंट्री में पेएबल है तो उसे हम फॉरेन बिल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, राइट। पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट होता है उसे हम रिटायरमेंट बोलते हैं। ड्रॉई कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द बिल। नो, कौन ट्रांसफर करता है ओनरशिप ऑफ द बिल? ड्रॉवर ट्रांसफर करता है, सो दिस इज फॉल्स। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ द बिल इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। नहीं, अगर हम एक्सेप्टेंस करते हैं विथ मेकिंग चेंजेस तो क्वालिफाइड होता है, लेकिन विदाउट एनी चेंजेस होता है तो उसे हम बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डिस्काउंटिंग इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट द बिल इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। अभी हमने ऊपर देखा, दिस इज ट्रू। A bill of exchange must be presented to the acceptor on the due date. Again, true. अगर हम प्रेजेंट करेंगे उसके बाद ही तो वो पेमेंट करेगा, उसके बाद ही ऑनर होगा। So this is a true statement. If a bill is discounted by the holder, no entry is passed in his book when bill is honored on the due date. याद करिए, अगर बिल उसने डिस्काउंट कर दिया है और वो बिल ऑनर हो गया, तो अगर बिल उसके पास है ही नहीं तो वो एंट्री कैसे पास करेगा? So this is a true statement because the bill is now with the bank, right? It is not with the holder. ठीक है, आगे। noting charges are to be borne by the drawer. अभी हमने देखा था ऊपर, noting charges कौन पे करता है? ड्रॉई पे करेगा, ड्रॉवर नहीं। So this is a false statement. If a bill is drawn payable on demand, no grace days are allowed. Yes, as the name suggests, on demand है या फिर at sight है तो हम grace days नहीं अलाउ करते, सिर्फ दो केसेस में, ऑन डिमांड एंड एट साइट,
ठीक है। ग्रेस डेज भी नहीं अलाउ करते बिकॉज ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनमें कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है, देयर इज नो टर्म मेंशन, सो व्हेनेवर दे आर प्रेजेंटेड यू हैव टू पे। इसलिए ऑन डिमांड या एट साइड बिल्स होते हैं, यू हैव टू पे जब भी वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं, सो ग्रेस डेज आर नॉट अलाउड, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देयर आर 3 पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। देखिए प्रॉमिसरी नोट मतलब इसका उल्टा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है दैट आई एम गोइंग टू पे सो एंड सो अ सर्टेन सम ऑफ मनी, तो ये जो है यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टीज होते हैं, एक ड्रॉअर एंड एक ड्रॉई, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पार्टीज नहीं होते हैं, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल राइट, आगे देखो, फाइंड दी ऑड वन। देखिए फर्स्ट में क्या दिया गया है, रिटेनिंग, नोटिंग, डिस्काउंटिंग एंड एंडोसिंग। तो इसमें ऑड वन आउट क्या लगता है आपको? देखिए रिटेन करना मतलब जो हम बिल के साथ, बिल रिसीवेबल अगर ड्रॉअर के पास है और उसने खुद के पास रखा उसे हम बोलते हैं रिटेन। उसके बाद नोटिंग, नोटिंग मतलब अगर डिसऑनर हुआ तो उस पे जो हम पैसा देते हैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए उसे हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। डिस्काउंटिंग मतलब जो ड्रॉअर है उसने अगर बिल को डिस्काउंट कर दिया बैंक में जाके उसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। एंड लास्ट इज एंडोसिंग। तो अगेन ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी थर्ड पार्टी को देता है उसे हम एंडोसिंग बोलते हैं। तो जो 3 चीजें हैं, रिटेनिंग, डिस्काउंटिंग एंड एंडोसिंग, दिस द ड्रॉअर कैन डू विद द बिल, राइट। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नोटिंग, ठीक है। ऑल राइट, आगे ट्रेड बिल, एकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल एंड डिमांड बिल, ठीक है। हमने जैसे देखा ऊपर डिमांड बिल देखा था हमने, डिमांड मतलब जिस टाइम बोला गया है आपको तभी पैसा देना है। तो इस बिल में देयर इज नो टर्म मेंशन्ड कि कितने दिनों के बाद ये बिल देना है, जब प्रेजेंट हुआ आपको देना पड़ेगा। और ग्रेस डेज भी अलाउड नहीं होते। और ट्रेड बिल, आफ्टर डेट बिल, एकोमोडेशन बिल, इन सब बिल्स में आपको टर्म दिया होगा 2 मंथ्स, 30 डेज, 60 डेज, व्हाटएवर, इतने दिनों के बाद हमें पैसा दो, राइट। सो हमारा यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है, डिमांड बिल, ठीक है। नेक्स्ट, नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। नाउ दिस इज सिंपल, राइट। नोटरी पब्लिक छोड़ा तो बाकी जो तीनों है दोज आर द पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा नोटरी पब्लिक। नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग चार्जेस, रीबेट, बैंक चार्जेस एंड नोटिंग चार्जेस। अगेन डिस्काउंटिंग चार्जेस कब पे होते हैं, जब ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट कर देता है बैंक में, दैट टाइम वो जो चार्जेस पे करता है उसे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। रीबेट क्या होता है, अगर ड्यू डेट से पहले एक्सेप्टर ने पैसा दे दिया तो उसे हम कुछ डिस्काउंट अलाउ करते हैं, उसे रीबेट बोला जाता है, राइट। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कब पे होते हैं, जब बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन और वो ऑनर हो जाता है तब बैंक वो पैसा हमें वापस देती है और बैंक चार्जेस डिडक्ट करती है, तो उसे हम बोलते हैं बैंक चार्जेस, राइट। एंड नोटिंग चार्जेस कब पे होते हैं, जब बिल डिसऑनर होता है। तो ये तीनों सिनेरियोज में बिल डिसऑनर नहीं हुआ, सिर्फ एक सिनेरियो में हुआ है, इसीलिए दैट इज आवर ऑड वन आउट हियर, गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट, स्टैम्प, एक्सेप्टेंस, ड्राफ्ट एंड अमाउंट। अभी जो बिल बनता है, जो हम स्पेसिमेन आगे चल के बनाने वाले हैं, उसमें हमें स्टैम्प की जरूरत होती है, एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है और अमाउंट की जरूरत होती है। उसे हम ड्राफ्ट नहीं बोलते हैं। वंस इट इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स आवर बिल, ड्राफ्ट इज आवर ऑड वन आउट, गेटिंग इट? बिकॉज बाकी तीनों चीजों को मिला के हमारा एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनने वाला है, ठीक है। चलो आगे क्या है देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज व्हाट? ड्यू डेट से पहले जो पेमेंट कर देता है एक्सेप्टर, इसे हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट, person whose liabilities are more than his assets and is not in a position to pay off his liabilities, इसे हम बोलते हैं insolvent, right? Next, amount that cannot be paid by acceptor on account of his insolvency, इसे हम क्या बोलते हैं? deficiency. Next, a bill of exchange payable after certain period, कुछ दिनों के बाद अगर पे करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आफ्टर डेट बिल, ओके। नेक्स्ट, अ बिल विच इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विद वैल्यूएबल कंसिडरेशन। देखिए विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन मतलब डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप नहीं है तो एकोमोडेशन बिल होता है, और डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड बिल। नेक्स्ट,
अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज ही इज नोन एज ड्रॉवर. अभी हमने देखा था. अ बिल हुज ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज आफ्टर साइट बिल. देखिए हमने जब ड्यू डेट कैलकुलेशन सीखा था तब हमने ये बहुत डिटेल में देखा था. आफ्टर साइट बिल होगा तो जब वो एक्सेप्ट हुआ तब से हमारा पीरियड कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, राइट? ओके. Recording the fact of dishonor of bill is known as noting. When drawee accepts the bill payable at a particular place only, it is known as qualified acceptance as to place. मतलब सिर्फ जगह के लिए क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है? Fees charged by the bank for collection of bill on behalf of the holder is known as bank charges. Alright, चलो आगे क्या बोला है? Answer in one sentence. What do you mean by bill of exchange? क्या होता है bill of exchange? It is a written acknowledgement of debt and promise to pay the debt as per the terms of the bill. राइट? या इसे आप पूरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं जो हमें लॉ में दी गई है, आपके टेक्स्ट बुक में है वो डेफिनेशन. दैट डेफिनेशन सेज, देखिए कितने सारे पार्ट्स है ये डेफिनेशन में, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो. अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको याद करते आएगा. देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. ठीक है? अगर ये 6 हिस्सों में आपने डेफिनेशन को डिवाइड कर दिया तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि वो राइटिंग में होता है. इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर जिसे साइन किया जाता है और एक सर्टेन पर्सन को दिया जाएगा या फिर उसके ऑर्डर को दिया जाएगा एंड इट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. ठीक है? तो आप ऐसी डेफिनेशन भी लिख दो या फिर पहले वाला मैंने आपको जो स्टेटमेंट बोला था आप वैसे भी लिख सकते हो दैट इट इज अ डेट एंड अ प्रॉमिस टू पे द डेट. ठीक है? एनीथिंग इज ओके. What are days of grace? Days of grace क्या होता है? हम 3 एक्स्ट्रा डेज जो देते हैं over and above the term of the bill so that the acceptor of the bill can make provision for payment, उसे हम बोलते हैं days of grace. ठीक है? What do you mean by discounting a bill of exchange? डिस्काउंटिंग कब किया जाता है? जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो तुरंत हमें पैसा चाहिए इसलिए हम बैंक के पास जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कन्वर्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू. बिकॉज अभी तुरंत जाके हम बैंक से पैसा लेते हैं, राइट? अभी क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमें फ्यूचर तक रुकना नहीं है. सो व्हाट डू वी से? दैट वी हैव कन्वर्टेड दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू सो दैट वी कैन ऑब्टेन द अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट. ठीक है? इसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग. व्हाट इज नोटिंग ऑफ द बिल? नोटिंग अभी बहुत बार देख लिया हमने. वी हैव टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ द बिल दैट इज डन बाय द नोटरी पब्लिक, उसे हम नोटिंग बोलते हैं. ओके? What are noting charges? The charges that we pay to the notary public for recording the event of dishonor of the bill. ठीक है? What is the relationship between drawee and drawer? क्या होता है relationship? Debtor creditor का relationship होता है. Who is payee of the bill? The person who is going to receive the amount of the bill is known as payee. What do you mean by rebate? क्या होता है rebate? Retirement of a bill में हम allow करते हैं, याद करिए. तो क्या होता है रिटायरमेंट में? When the acceptor is paying the amount of the bill before the due date, a rebate is allowed to him for the unexpired period of the bill. उसे हम बोलेंगे rebate. ठीक है? What is legal due date? देखिए हमने कैलकुलेशन में देखा था लीगल ड्यू डेट क्या होता है? हम नॉमिनल ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं और उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करते हैं जिसे हम लीगल ड्यू डेट बोलते हैं. तो लीगल ड्यू डेट इज 3 ग्रेस डेज प्लस नॉमिनल ड्यू डेट. ठीक है? What is bill payable on demand? On demand ऐसे bills होते हैं, हमने पहले भी देखा, on demand या at sight, those types of bill are to be paid on presentation. They do not have any term of the bill and 3 grace days are not allowed for such bills. ठीक है? All right. आगे. Do you agree or disagree with the following statements? First, a bill of exchange is a conditional order. अभी हमने डेफिनेशन में क्या देखा? इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, तो दिस इज डिसअग्री. द पार्टी विच इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट इज नोन एज पे. नो, द पार्टी विच रिसीव्स इज द पे. ऑर्डर टू पे इज द ड्रॉई, तो दिस इज अगेन डिसअग्री.
द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स्ड इज नोन एज एंडोर्सी। अभी मैंने आपको ऊपर एक ट्रिक दिया था, जो एंडोर्स करेगा वो एंडोर्सर, तो जिसके फेवर में किया ही इज द एंडोर्सी, सो दिस इज ट्रू। rebate or discount given on retiring of a bill is an income to the drawee। देखिए रीबेट क्यों मिलता है, बिकॉज उसने जल्दी से पैसा दे दिया बिल का, तो उसका वो इनकम हो गया, राइट, उतना पैसा उसे कम देना पड़ा, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, एग्री। देखिए आगे क्या है, अ बिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल, करेक्ट, डेटर जो होता है उसे पे करना है ना पैसा, सो अग्रीड। इन केस ऑफ बिल ड्रॉन पेबल ऑन डिमांड नो ग्रेस डेज आर अलाउड, हमने ऊपर भी देखा, दिस इज अग्रीड, राइट। अ बिल इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवर, नो। देखिए क्या जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, बिल इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड देखेंगे और हम लिख देंगे अग्रीड, नो, एंड रीड द एंटायर सेंटेंस। बिल इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवर है क्या, एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई करता है, सो दिस इज डिसअग्री। आगे, अ बिल ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट बी डेटेड, अगेन दिस इज डिसअग्री, डेट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझेगा ही नहीं कि कब बिल ऑनर कर रहे हैं, राइट। अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट, नो, बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड ड्राफ्ट, तो दिस इज अगेन डिसअग्री। रिन्यूअल इज अ रिक्वेस्ट बाय ड्रॉई टू एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड ऑफ द बिल, राइट, ये हमें पता है, रिन्यू करना मतलब क्या, अभी मैं ऑनर नहीं कर पा रहा हूं बिल, लेकिन आगे चल के आई वांट अ न्यू बिल सो दैट आई कैन गेट सम मोर टाइम टू मेक द पेमेंट, राइट, तो दिस इज करेक्ट, इसे हम बोलेंगे अग्रीड। ओके, अभी आगे क्या है देखो, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं अभी हमें, ओके। फर्स्ट, गणेश ड्रॉज अ बिल फॉर 40,260 ऑन 15th Jan 2020 फॉर 50 days. He discounted the bill with Bank of India at 15% per annum on the same day. Calculate amount of discount. Okay, यहाँ पे 50 days दिया गया है, तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। Amount of the bill is 40,260 and 15% per annum है, तो 15% per annum. Now यहाँ पे you have to be very very careful. साल कौन सा है देखो, साल है 15th Jan 2020. 2020 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट, 20 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स दिस इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं साल में, 366 डेज होते हैं, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वेदर ये लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 366 एंड मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। अगर लीप ईयर नहीं होता तो डिवाइडेड बाय 365 करते हम, बिकॉज दिस इज अ लीप ईयर, एक दिन एक्स्ट्रा है, सो 366 से डिवाइड करके अभी हमें कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्काउंट। दिस कम्स टू 825। ओके, आगे, शेफाली ट्रेडर्स ड्रू अ बिल ऑन माया फॉर 30,000 ऑन 1st October 2019 पेएबल आफ्टर 3 months. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस दिए गए हैं हमें, देखिए, शेफाली ट्रेडर्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 12% पर एनम, सेम डे मतलब ऑन 1st October पे ही डिस्काउंट कर दिया, तो 3 महीने का डिस्काउंट अलाउ होगा, राइट, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 30,000 इंटू 12% फॉर 3 months, कितना आ रहा है, दिस इज 900 रुपीज, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, शेफाली ट्रेडर्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 1st November, नवंबर में डिस्काउंट किया है, तो अभी डिस्काउंट कितने महीने का होगा, नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल, ड्यू डेट ऑफ द बिल इज 3 months, तो इसका नॉमिनल ड्यू डेट कब आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 1st January को नॉमिनल ड्यू डेट आएगा, ठीक है, तो अभी अगर 1st November को हमने डिस्काउंट किया है तो कितने महीने का डिस्काउंट हमें लगेगा, नवंबर एंड दिसंबर, 2 months, बिकॉज जनवरी में तो बिल प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए, तो 2 महीने का ही डिस्काउंट है यहाँ पे, सो हमें कैलकुलेट कैसे करना है, देखो 30,000 इंटू 12% इंटू 2/12, राइट, बिकॉज 2 महीने ही बाकी है टिल द नॉमिनल ड्यू डेट, तो यहाँ पे आ जाएगा 600। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, आगे, शेफाली ट्रेडर्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 1st December, 1st January इज द ड्यू डेट और 1st December में डिस्काउंट किया, मतलब सिर्फ 1 महीने का डिस्काउंट लगेगा, सो दैट विल बी 30,000 इंटू 12%
इंटू 1/12, दिस कम्स टू 300 रुपीज। ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है। ओके अच्छा आगे क्या है, लेट अस सी। वीना who had accepted Sudha's bill for 28,000 was declared bankrupt and only 35 paise in a rupee could be recovered from her estate. Calculate the amount of bad debts. देखिए 35 पैसे इन रूपी मतलब अगर 100 रुपीज आने चाहिए थे तो वो सिर्फ 35 रुपीज दे पा रही है, तो कितने नहीं दे पाई, 100 माइनस 35 दैट इज 65 रुपीज के लिए वो बैड डेट्स बन गए हमारे, राइट। तो टोटल कितना है देखो 28,000 का बिल है, तो बैड डेट्स कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 28,000 इंटू 65 अपॉन 100, देखो कितना आ रहा है, दिस इज 18,200। समझ में आया कितने हो गए बैड डेट्स, 18,200। ऑलराइट आगे, नितिन रीड्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 72,000 by paying 22,000 in cash and accepting a new bill for the balance plus interest at 18% per annum for 4 months. Calculate amount of new bill. नए बिल का अमाउंट हमें निकालना है, तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे। आई एम इरेजिंग दिस हियर। देखिए ओल्ड बिल की अमाउंट कितनी है 72,000। अभी हमने क्या किया, 22,000 has been paid in cash, तो कितना बचता है 50,000 is the balance, right? अभी क्या दिया गया है, he accepted a new bill for balance plus interest at 18% per annum for 4 months, मतलब 50,000 पे 18% से 4 मंथ्स के लिए कितना इंटरेस्ट हो रहा है, चलो देखो दिस इज 3,000 रुपीज, मतलब टोटल बिल की अमाउंट कितनी होगी 50,000 प्लस इंटरेस्ट दैट इज 3,000, so your amount of the new bill will be 53,000 rupees. ओके आगे, Nisha's acceptance for 16,850 sent to the bank for collection was honored and bank charges debited were 125. Find out the amount actually received by the drawer. निशा ने क्या किया, बिल सेंड कर दिया बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, बैंक ने पैसा इकट्ठा कर लिया और अभी बैंक जब निशा को पैसा देगी तो बैंक क्या करेगी, बैंक चार्जेस माइनस करेगी, तो टोटल बैंक चार्जेस इज 125 और एक्सेप्टेंस है 16,850 का, तो 16,850 माइनस 125 इज द अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड बाय निशा। कितना है ये 16,725। ऑलराइट आगे, a bill of 16,000 was drawn by Keshav on Gopal on 12th June 2019 for 2 months. What will be the due date if all of a sudden the legal due date is declared as emergency holiday? ठीक है, 12th June 2019, 12/6/2019. It has been drawn for 2 months. तो 2 months यहाँ पे ऐड करेंगे, 12/8/2019 becomes the नॉमिनल ड्यू डेट, इसमें हम ग्रेस डेज ऐड करेंगे 3, मतलब 15/8/2019 इज द लीगल ड्यू डेट। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, इट इज डिक्लेयर्ड एज एन इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे अगर डिक्लेयर हो गया तो हम क्या करते हैं, जो भी फॉलोइंग वर्किंग डे है दैट बिकम्स आवर लीगल ड्यू डेट। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16/8/2019। ठीक है, बट बच्चों देयर इज सम मिस्टेक इन दिस प्रॉब्लम बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज 15th अगस्त ये हमारा लीगल ड्यू डेट आ रहा है एंड 15th अगस्त ऐसे भी हमारा नेशनल हॉलीडे है, तो यहाँ पे इन्होंने इमरजेंसी हॉलीडे नहीं देना चाहिए था बिकॉज नेशनल हॉलीडे तो वैसे 14th अगस्त हमारा आंसर आता था, बट मे बी दे वांटेड अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट अगर इमरजेंसी हॉलीडे आता है तो क्या करोगे आप, तो दैट इज द रीजन ये 16th आएगा, बट अदरवाइज अगर 15th अगस्त आता है इट इज आवर नेशनल हॉलीडे, जो प्रीवियस वर्किंग डे है दैट बिकम्स आवर लीगल ड्यू डेट। ठीक है, ओके आगे, अभी हमें कुछ स्पेसिमेंस प्रिपेयर करने हैं। देखो, प्रिपेयर द फॉलोइंग स्पेसिमेंस। अभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉपर हम फॉर्मेट बनाएंगे, बहुत सारे स्पेसिमेंस यहाँ पे बोले गए हैं बच्चों, एक स्पेसिमेन हम पूरा बनाएंगे एंड बाकी के स्पेसिमेंस में हम कैसे करेंगे वो हम ओरली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक स्पेसिमेन आप बनाइए, स्केल का हेल्प लेके आपको ड्रॉ करना है प्रॉपर। ठीक है, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पहला वाला है शंकर वडोदरा वाला वो हम बिल ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक पहले रेक्टेंगल बना लेना है बच्चों,
देखिए मेरे अभी लाइन सीधे नहीं आ रहे हैं, बट यू हैव टू यूज अ स्केल एंड प्रॉपरली यू हैव टू ड्रॉ दिस, ओके। और यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक स्टैंप के लिए आपको जगह बनानी है, एंड यहाँ पे एक और बॉक्स बनेगा अमाउंट के लिए, ठीक है। और राइट पे आपका स्टार्टिंग होगा, जो ड्रॉ कर रहा है उसका एड्रेस, कौन ड्रॉ कर रहा है, शंकर, वडोदरा, गुजरात, दिस इज द एड्रेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मिस्टर शंकर, जो ड्रॉवर है उसका एड्रेस वडोदरा, गुजरात, ठीक है। ये ड्रॉवर का एड्रेस हुआ, और डेट भी लिखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द डेट व्हेन ही ड्रू द बिल, 6 सितंबर 2019। तो यहां पे लिख देंगे 6 सितंबर 2019। ड्रॉवर का हमने एड्रेस लिखा और डेट लिखा, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंप और अमाउंट, अमाउंट कितनी है 16,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 16,000, ओके। बिल कौन सा है, देखो बिल का पीरियड है 3 मंथ्स का, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नाउ सी बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, ये ड्रॉवर लिख रहा है, हाँ, और सम ऑफ रुपीज 16,000 ओनली, और एंड में देखो हम हमेशा लिखते हैं फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ओके। हमेशा आपको एंड ऐसे ही करना है, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। और अभी क्या करेगा शंकर, इसे साइन करेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे SD शंकर, ठीक है। और अभी ये बिल जाएगा ड्रॉई के पास, तो ड्रॉई का एड्रेस भी तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द ड्रॉई, विनायक सोमवारपेट पुणे। चलो यहां पे लिख देते हैं टू विनायक सोमवारपेट पुणे, ठीक है। ये हमने ड्रॉई का एड्रेस लिख दिया। अब ये ड्रॉई के पास बिल जाएगा और ड्रॉई इसे एक्सेप्ट करेगा, तब जाके ये ड्राफ्ट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, राइट। तो ड्रॉई ने कब एक्सेप्ट किया, कौन सी डेट पे, देखो यहाँ पे दिया है 11 सितंबर 2019, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेप्टेड साइंड विनायक, विनायक इज द ड्रॉई, और विनायक डेट लिखेगा 11 सितंबर 2019, ठीक है। जब ये इतना पूरा प्रोसीजर होगा, दैट टाइम अ बिल इज रेडी, सो दिस इज द स्पेसिमेन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट लिखना है, यहाँ पे स्टैंप एंड अमाउंट, ऑलराइट, एंड देन जितना भी टर्म ऑफ द बिल रहेगा वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में लिखना है, एंड एट द एंड ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन फॉर वैल्यू रिसीव्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू साइन, द ड्रॉवर हैज टू साइन द बिल, और ड्रॉई का एड्रेस लिखेगा, तब जाके वो बिल ड्रॉई के पास जाएगा, एंड देन ड्रॉई हैज टू एक्सेप्ट द बिल एंड साइन द बिल विद द डेट, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज, जो जनरल एक्सेप्टेंस है। बाकी अभी और क्या दिया है, सेकंड देखो, प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे हमें पे की इंफॉर्मेशन दी गई है, एवरीथिंग एल्स इज द सेम। पे की इंफॉर्मेशन अगर अलग से रहेगी तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉई का नाम चेंज होगा, ठीक है, ड्रॉवर ड्रॉई नाम चेंज होगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, एड्रेस चेंज होगा, डेट्स चेंज हो गए, अमाउंट चेंज होगा, और यहाँ पे अमित ठाणे वेस्ट ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 months आफ्टर साइट, तो यहां हम लिख देंगे 4 months आफ्टर साइट पे टू अमित ठाणे वेस्ट और हिज ऑर्डर, देन अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, वो सेम रहेगा, लेकिन बिकॉज पेई का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, पेई का नाम लिखना है, अभी यहाँ पे टू मी नहीं लिखना है, गेटिंग इट, ओके। आगे क्या है देखो, नेक्स्ट बिल क्या है देखो, कांतीलाल, अगेन एड्रेस दिया गया है कि ड्रू अ बिल ऑन 10th October फॉर अमाउंट फॉर 45 days ऑन शांतिलाल, सी दिस इज द ड्रॉवर एंड शांतिलाल इज द ड्रॉई। तो अभी बस यही हमारे फॉर्मेट में हमें इनके नाम लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे, अमाउंट लिख लेंगे। क्या दिया गया है,
पेएबल टू प्रियंका, मतलब पेई का भी नाम हमें दिया गया है यहाँ पे। द बिल वॉज एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। नाउ सी, हमने ड्रॉ किया 45 डेज के लिए, एक्सेप्टेंस मिला है 60 डेज, मतलब ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, देखो देखिए ये फॉर्मेट बाकी सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो पेई का नाम है वो आ जाएगा, ड्रॉवर एंड ड्रॉई का नाम भी चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी सिमिलर। लेकिन ये जो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है 60 डेज का, तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, देखो जहां पे क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे हमें डालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज, ठीक है। एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी द सेम, ड्रॉई का नाम, ड्रॉई का सिग्नेचर एंड डेट, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी द सेम फॉर्मेट। लेकिन अगर आपने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया है तो आपको एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज, या फिर अमाउंट अगर आपने चेंज कर दी है तो अमाउंट भी यहाँ पे चेंज हो सकती है। यहाँ पे आप लिख दोगे एक्सेप्टेड फॉर सो एंड सो अमाउंट, जो भी अमाउंट रहेगी वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपको बनाना रहा तो ये आपको ऐड करना होगा, ठीक है। अभी हमें पता है ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई का नाम, ये सब हमें डालना है। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ गया बच्चों, बाकी भी सारे स्पेसिमेंस ही है। नाउ नथिंग एल्स इज रिमेन। और कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट है, जो वो टेबल है वो हमने जब लेक्चर देखा था ड्यू डेट कैलकुलेशन का, तभी हमने वो कवर कर लिया था। आई होप वो बहुत अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है डू हिट द लाइक बटन, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। पूरा पोर्शन तो कंप्लीट हो ही चुका है आपका, अभी हम रिवीजन लेंगे एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। डू स्टे ट्यून्ड। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।